हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और मैं एक बहुत ही मॉडर्न घर से हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हैं और मेरी माँ एक बहुत बड़ी कंपनी में फैशन डिज़ाइनर है। मैं भी अपने माँ बाप की तरह सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरे घर में केवल 4 ही लोग हैं, मैं, मेरे मम्मी पापा और हम 2 भाई बहन। मेरा भाई विदेश में नौकरी कर रहा है और इस समय वह विदेश में ही रह रहा था। उसने वहाँ पर किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली थी। हम लोगों को शादी तो केवल उसने वीडियो कॉल पर ही दिखाई थी और वह अपनी पत्नी के साथ अब खुश रह रहा था और कभी कभार 2-3 साल में एक बार हमारे घर पर घूमने के लिए आ जाया करता था। इसलिए घर पर हम 3 ही लोग थे जो कि अपने घर में बहुत खुश हैं। हम एक दूसरे के लिए हर छोटी से छोटी खुशी के लिए हर समय तैयार रहते हैं और मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी और समझदार है। वह अपने काम और घर में सामंजस्य बनाना जानती हैं। उन्होंने अपने काम को भी उतनी ही अहमियत दी है जितनी कि अपने घर को अहमियत दे रखी है। अब मेरी उम्र 23 साल की हो चुकी है, इसलिए मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मगर मैं शादी करना नहीं चाहती क्योंकि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो मुझे अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ेगा और अपने माँ बाप से दूर कौन जाना चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों और किसने ये रिवाज बनाया है कि लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। आखिर लड़की अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह सकती? और जबकि मेरा भाई विदेश में रह रहा था और वह वहीं पर नौकरी कर रहा था और वह कभी अपने देश लौटकर नहीं आना चाहता था और मेरे माँ बाप अपने देश से इतना प्यार करते थे कि वह उसके साथ कभी भी विदेश जाना नहीं चाहते। इसलिए मेरे सिवा उनका और कोई ना था। और दुनिया का नियम देखो, चाहे लड़की के सिवा माँ बाप का कोई सहारा ना हो तो भी लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। मुझे तो समझ नहीं आता इस दुनिया के रिवाज भी कितने अजीब हैं। जब हम परेशान होते हैं तब तो कोई हमारी परेशानी दूर करने नहीं आता, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो सब लोग हमारी खुशी में शामिल हो जाते हैं। अब मैं और मेरे मम्मी और पापा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी बुआ जी बार बार मेरे पापा को यही ताना दिया करती हैं कि तेरी बेटी इतनी जवान हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, तू कब इसकी शादी करेगा? अब इसकी उम्र निकल जाने के इंतज़ार में बैठे हो क्या? पहले कहते थे लड़की पढ़ लिख जाए तो शादी करेंगे, फिर कहते थे लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तब शादी करेंगे। अब तो यह इंजीनियर बन गई है, लेकिन अब भी तुम लोगों को इसकी शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपनी ही धुन में बिजी रहते हो। तुम लोग ये नहीं समझते कि सही उम्र में लड़की की शादी होना कितना ज़रूरी है। मेरी माँ ने भी इस बार पिताजी पर जोर देते हुए कहा कि दीदी सही कह रही हैं, दीदी सही कह रही हैं, आप अपनी सलोनी के लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते? फिर पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो हमें बता दो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अगर वह शादी के लिए अगर कोई लड़का ढूंढेगी भी तो वह लड़का ज़रूर बहुत अच्छा होगा। तभी मैंने पापा से कहा कि पापा, मुझे एक लड़का पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरी बुआ ने कहा, देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है, अपने बाप से सीधा ही कह रही है कि मैंने अपने लिए एक दूल्हा पसंद कर लिया है। तो फिर मैंने बुआ जी से कहा
कि बुआ जी, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो बचपन से ही अपने पापा को हर एक बात बताती आ रही हूँ। तो फिर इतनी बड़ी बात मैं अपने पापा से क्यों ना कहूँ। और अगर मैं अपनी मम्मी से यह सब बात कहूँगी तो वह भी तो पापा को ही बताएंगी। इसलिए मैं डायरेक्ट पापा को ही सारी बात बताती आई हूँ और बचपन से ही मैं हर बात सबसे पहले अपने पापा को ही बताती हूँ। इसलिए यह बात भी मैं अपने पापा को ही बता रही हूँ। मेरी बात सुनकर बुआ का मुंह बन गया, लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने कहा, पापा, मेरे ही ऑफिस में एक लड़का है राहुल, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। वह भी मुझे पसंद करता है और उसके घर वाले भी आपसे मेरे लिए रिश्ता मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह डर है कि कहीं आप उन्हें मना ना कर दे। इसलिए राहुल ने मुझसे कहा है कि पहले मैं अपने पापा से यह पूछ लूं कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है, तभी वह अपना रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे। अब पापा ने कहा, अच्छा बेटा, तुमने हमें पहले कभी इस बारे में नहीं बताया। मैंने कहा, पापा, हमारा प्यार ज़्यादा दिनों का नहीं है। अभी 1 महीने पहले ही हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी बात का इजहार किया है और अपने इस रिश्ते को समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। इसलिए मैंने आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब जब मुझे लगता है कि इस रिश्ते के बारे में आपको बताना सही है, तब मैंने आपसे इस बारे में बात की है। अब आप ही बताएं कि आपकी क्या राय है। मेरे पापा ने कहा, बेटा, सबसे पहले मैं राहुल से मिलना चाहता हूँ कि वह कैसा लड़का है। अगर वह मुझे सही लगा तो बाद में उसके घर वालों से भी मिल लेंगे, लेकिन तुम्हें तो ज़िंदगी राहुल के साथ ही जीनी है। इसलिए सबसे पहले तुम उसे किसी दिन चाय पर बुलाना। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और हम देख भी लेंगे कि लड़का कैसा है। अगले ही दिन मैंने राहुल को ऑफिस में जाकर पूरी बात बता दी। राहुल ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे पापा मुझसे मिलना चाहते हैं तो संडे वाले दिन मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है राहुल, मैं पापा से संडे को तुम्हारे घर आने की बात कह दूंगी। जब मैं घर आई तो मैंने पापा को बता दिया कि पापा, संडे को राहुल आपसे मिलने घर पर आएंगे और आप तब उनसे मिल लेना। पापा ने कहा, ठीक है। अब मैं बेसब्री से संडे का इंतज़ार कर रही थी कि संडे कब आएगा, और अब संडे आ गया तो राहुल घर पर आने ही वाला था। मैं भी सज धज कर पूरी तैयार हो गई, क्योंकि मैं पापा और राहुल की बात सुनना चाहती थी। इसलिए पहले ही तैयार होकर पापा के पास आकर बैठ गई। पापा ने राहुल को 4 बजे का टाइम दिया था और वो ठीक 4 बजे पापा के सामने हाजिर हो गया था। उसने पापा के सामने आते ही पापा को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, अंकल जी नमस्ते। पापा ने कहा, बैठो राहुल, तुम्हारे बारे में हमने सलोनी से बहुत सुना है, मगर अब हम भी तो तुमसे थोड़ी बहुत बातें कर लें। राहुल मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गया और इतने में मेरी मम्मी चाय नाश्ता ले आई। मेरे पापा ने कहा कि राहुल, चाय ले लो। उन्होंने कहा, जी सर। राहुल ने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लग गया। तभी मेरे पापा ने कहा, राहुल, तुम्हारे घर में कौन कौन है? राहुल ने कहा, मेरी 2 बहनें हैं और मैं इकलौता उनका भाई हूँ, और मेरे माँ बाप हैं। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? तब राहुल ने कहा, मेरे घर में मेरे पिताजी पहले सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, और मेरी बहनें अभी पढ़ रही हैं। एक बीए कर रही है और एक 12वीं क्लास में है, और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। कुल मिलाकर घर में
मैं ही हूँ जो घर का करता धरता हूँ। मेरे पिता ने कहा, क्या तुम शादी के बाद मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठा सकोगे? तो राहुल ने जवाब दिया, सर मैं पूरी कोशिश करूँगा और हमेशा कोशिश करूँगा कि आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहे। फिर मेरे पापा ने कहा, राहुल क्या तुम अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकते? राहुल ने तपाक से जवाब दिया कि नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मेरे माँ बाप के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मेरी बहनों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, और इतनी ही जिम्मेदारी होने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। फिर मेरे माँ बाप ने भी बचपन से मेरे लिए कुछ सपने देखे हैं जिन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने माँ बाप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, आपके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी हमेशा अपने माँ बाप की तरह ही रहेगी। जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा आपके साथ होंगे, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। मेरे पापा राहुल की बात सुनकर खुश हो गए और उन्होंने कहा कि सलोनी, हमें तुम्हारी पसंद पर नाज है और हम तुम्हारी शादी राहुल से करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारी शादी के लिए अगर लड़का ढूंढते तो शायद राहुल जैसा लड़का ना ढूंढ पाते, लेकिन चलो अच्छी बात है कि तुमने जो लड़का ढूंढा वह एक अच्छा इंसान है। हम संडे को आपके घर पर आएंगे और शादी की बात पक्की कर देंगे। शादी की तारीख और जो भी रस्म होती है वह सब कर लेंगे। राहुल ने कहा, ठीक है अंकल जी। मेरे पापा ने राहुल को गले लगाते हुए कहा कि अरे अंकल जी नहीं, अब तुम मुझे पापा जी ही बोलो। अब मैं तुम्हारा पापा जी हूँ, अंकल जी नहीं, समझे दामाद जी? यह बात सुनकर हम सब लोग हंसने लगे और घर में बहुत ही खुशी का माहौल हो गया। तब राहुल ने कहा, पापा जी अगले संडे को मैं और मेरे परिवार वाले आपका इंतज़ार करेंगे। इतना कहकर राहुल चला गया। मेरे माँ बाप राहुल से मिलकर खुश हुए। उन्हें राहुल एक बहुत अच्छा लड़का लगा। मेरे पिताजी ने कहा कि लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी सलोनी को हमेशा खुश रखेगा। सलोनी संडे को तैयार हो जाना, हमें लड़के वालों के घर जाना है और शादी की तारीख भी वहीं चलकर पक्की कर देंगे। मैं शर्मा गई और शर्माकर अपने कमरे में चली गई। तभी मेरी मम्मी ने रोके की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि संडे वाले दिन ही हम लड़के का रोका कर देंगे और फिर इसके बाद सारी रस्में और शादी की तारीख निकाल देंगे। संडे वाले दिन हम राहुल के घर पर गए। हमने देखा कि राहुल का घर तो बहुत छोटा था। मुश्किल से उसमें 4 ही कमरे थे। एक कमरे में उसके माँ बाप रहते थे, एक कमरे में राहुल और एक कमरे में उसकी दोनों बहनें रहती थीं। एक कमरा उन्होंने गेस्टों के लिए रख रखा था। घर देखकर तो मैं सोच में पड़ गई कि इतने छोटे घर में मैं कैसे गुजारा कर पाऊंगी। मैंने राहुल से कहा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। राहुल ने कहा, देख लो शादी से पहले ही सलोनी, मेरा घर और सब कुछ। तुम्हें अगर अभी भी कोई एतराज़ हो तो अभी ही कह दो, कल को ना कहना कि मैंने तुमसे कुछ भी छुपाया था। हाँ, मेरा घर इतना ही छोटा है और मेरे घर में इतने लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। तब मैंने हंसते हुए राहुल से कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मैं तो तुम्हारे साथ इससे भी छोटे घर में गुजारा कर लूँगी। मेरी बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे और फिर घर वालों ने शादी की तारीख पक्की कर दी। अगले महीने की ही शादी की तारीख पक्की हुई थी। रोके की सारी रस्में हुई। मेरे माँ बाप भी
राहुल के घर वालों से मिलकर खुश थे, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी कह रही थी कि राहुल की माँ बहुत तेज है। क्या वह हमारी बेटी को इस घर में निभाने देंगी? पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहुल एक बहुत ही समझदार लड़का है। वह अपनी माँ और हमारी सलोनी दोनों में सामंजस्य बना लेगा। तुम बेकार की चिंता करती हो। राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है। मेरी माँ ने कहा, हाँ, यह तो सही कहा कि राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है। सलोनी को हमेशा खुश रखेगा। मेरे माँ बाप ने शादी में मेरे भाई को भी बुलाया था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण मेरा भाई मेरी शादी में नहीं आ पाया। उसने कहा, माँ, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं सलोनी की शादी में नहीं आ सकता। जब मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तब मैं आकर सलोनी से मिल लूँगा। लेकिन सच तो यह था कि हमारे भाई को अब हमसे कोई मतलब नहीं था। वह अपनी अलग दुनिया बसा चुका था और उसे अपने माँ बाप और अपनी बहन से कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए वह मेरी शादी में नहीं आया। अगले महीने राहुल मेरे घर बारात लेकर आ गया और शादी के बाद मुझे अपने साथ विदा करके अपने घर ले गया। शादी के बाद जब मैं राहुल के घर के दरवाजे पर गई तो अब मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था, पता नहीं यह लोग कैसे होंगे, राहुल की माँ कैसी होगी, उसकी बहनों का व्यवहार कैसा होगा, पता नहीं यहाँ पर मैं कैसे रहूँगी। यही सब सवाल मेरे दिल में बार बार उठ रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, सारी रस्में हुई और घर के अंदर मेरा गृह प्रवेश हुआ। मुझे एक कमरे में, जो कि राहुल का रूम था, उसमें ले जाकर बिठा दिया गया। मेरी सास ने मुझे गले से लगाया और कहा, मेरी बहू बहुत सुंदर है, इसे किसी की नज़र ना लगे। मुझे अपनी सास की ऐसी बातों से लग रहा था कि शायद मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत है। मैं भी अपनी सास को दिल से अपना मान रही थी। रात हुई और राहुल मेरे कमरे में आया। राहुल मेरे पास आया। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी। राहुल ने कहा, और सलोनी, तुम तो ऐसे ही भी बैठ सकती हो? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो लगा तुम बहुत मॉडर्न लड़की हो, अभी तक नाइटी में बैठी होगी और यह घूंघट करके तुम कहाँ इन सब बातों को मानती होगी। मैंने कहा, राहुल, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। भले ही मैं कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन यह सब तो बरसों से चला आ रहा है और जो खुशी इन सब में है वह डायरेक्ट एक दूसरे की शक्ल देखने में कहाँ है। मेरी बात सुनकर राहुल हंसने लगा और मैं भी मुस्कुरा दी। फिर हमने अपने नए जीवन की शुरुआत करी और अगली सुबह ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मुझे उठने में बहुत देर हो चुकी थी। राहुल की आदत थी कि वह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पर चला जाता है और 8 बजे तक जिम में ही रहता है। मुझे लगा 8 बज गए हैं, अब तो मेरी सास बहुत गुस्सा करेगी कि कैसी बहू है, 8 बजे तक सोती रहती है, इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। लेकिन जब मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे गई तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरी सास ने कहा, अरे बहू, आराम कर लेती, अभी अभी तो तुम इस घर में आई हो और अभी से ही तुम इतनी जल्दी उठ गई। कोई नहीं, 2-4 दिन तुम आराम से उठ जाना, कोई बात नहीं, अभी शादी की थकान होगी, इसलिए तुम आराम से उठ जाया करो। अभी तुम्हारी ऑफिस से भी छुट्टी है, तो तुम इतनी परेशान मत हो बहू। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो तुम्हें चैन से सोने भी ना दूँ। तब तक राहुल जिम से आ चुका था और राहुल अपनी माँ के साथ हंसने लगा और सब लोग हंसने लगे। मैं भी मुस्कुरा दी।
तब राहुल अपने कमरे में नहा धोकर तैयार होने चले गए, क्योंकि 9 बजने वाले थे और 10 बजे राहुल को ऑफिस पहुंचना होता था। राहुल नहा धोकर तैयार हो गए थे। जब मैं कमरे में आई तो राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैडम जी, आपके तो मज़े हैं। आपने तो छुट्टी ले रखी है ऑफिस से, इसलिए आप तो अभी ऑफिस आएंगी नहीं। हम तो जा रहे हैं, आपको मिस करेंगे। जब आप ऑफिस आएंगी तब हम आपका ऑफिस में ही दीदार कर लिया करेंगे। अब हम जा रहे हैं। मैंने भी हंसते हुए राहुल से कहा कि इस इंतज़ार का भी अपना मज़ा है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। मेरी बात सुनकर राहुल ने कुछ अलग ही अंदाज से मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैं शर्मा गई और मुस्कुरा दी। शायद जब नई नई शादी होती है तो उस समय का कुछ स्वैग ही अलग होता है। हर चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। हर समय लगता है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हों। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। कुछ दिनों बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी राहुल की माँ मेरे लिए लंच का डब्बा पैक करके लेकर आई और कहा, बहू सारा दिन भूखी रहोगी क्या? लो, तुम भी अपना राहुल की तरह टिफ़िन ले जाया करो। मैंने कहा, हाँ माँ जी। मेरी माँ मुझे जब मैं वहाँ से ऑफिस जाती थी तो रोज़ टिफ़िन दे दिया करती थी। आप भी मेरे लिए टिफ़िन लाई हो। मैंने कहा, आप एक बहुत अच्छी सास हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरी सास ने कहा, हाँ तो तुम मेरी एकलौती बहू हो और तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सास कभी इतनी अच्छी भी हो सकती है और वह हमेशा अपनी बहू को अगर इतना ही प्यार करे तो शायद कभी सास बहू में लड़ाई ही ना हो। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मैंने और राहुल ने घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और हम दोनों की तनख्वाह से घर भी बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरी दोनों नंदे मुझे बार बार कोई भी फरमाइश करती तो मैं उनकी सब फरमाइश पूरी करती और उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आती। और राहुल भी अपनी सारी तनख्वाह के पैसे अपनी माँ को दे देते और कहते कि माँ, तुम्हें जैसे खर्च करना है कर लेना। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप भी मेरा हालचाल लेने मेरे ससुराल आए। उन्होंने देखा कि हमारी बेटी बहुत खुश है तो मेरे माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, सलोनी, तुम्हारे ससुराल बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी सास और तुम्हारी नंदे तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा, ऐसा ससुराल बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तुम हमेशा अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर वह अपने घर चले गए। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। कुछ ही दिनों बाद ही एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और अचानक ही मुझे उल्टी होने लगी और मेरा जी घबराने लगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक से ही राहुल की माँ आ गई और वह तो खुशी से नाचने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे तो उल्टियाँ हो रही हैं और इन्हें देखो, इन्हें कितनी खुशी हो रही है। मैंने बोला, माँ जी, मेरी तबीयत खराब है और आप खुश हो रही हो। तो उन्होंने कहा, अरे खुशी की तो बात ही है, मैं दादी बनने वाली हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने बोला, हाँ बहू, तुम माँ बनने वाली हो। यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं बहुत ही खुश हो गई। मेरी नंदे भी खुशी में झूम रही थी। मेरी सास बार बार मेरी नज़र उतार रही थी और जब यह बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया
और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, आज तुमने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य जो दिया है। बाप बनना हर एक आदमी के जीवन का सपना होता है और आज मैं बाप बनने वाला हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं हमेशा सलोनी तुम्हारा आभारी रहूँगा। मैं यह सब बात सुनकर बहुत खुश थी। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। राहुल भी मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना चाहते थे, लेकिन उस दिन अचानक से ही ऑफिस में बाहर से कुछ लोग आ रहे थे जिनके सामने कुछ प्रेजेंटेशन राहुल को और मुझे प्रेजेंट करनी थी। मैंने तो ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर ही आ गई थी। इसलिए उस दिन उसको ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। राहुल उस दिन ऑफिस चले गए और मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन राहुल ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे हॉस्पिटल में ज़रूर मिलने आएंगे और जब तक मेरे सारे टेस्ट होंगे और रिपोर्ट आएगी तब तक वह मेरे पास पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं राहुल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप में वही निकला जो मेरी सास कह रही थी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी बनने वाली हो। मेरी सास ने मेरा माथा बड़े ही प्यार से चूमा और कहा, बहू तुमने मुझे आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बेसब्री से राहुल का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि राहुल ने कहा था वह मुझे हॉस्पिटल में लेने आएंगे, लेकिन वह नहीं आए थे। तभी जब मैं अपनी सास के साथ हॉस्पिटल से निकली और बाहर आ रही थी तो मैंने देखा सड़क पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। शायद जो इंसान था वह सड़क पर ही पड़ा हुआ था। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ है कि जो लड़का है वह ऑन द स्पॉट ही मर गया। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़के की कोई गलती नहीं, वह तो सही दिशा में चला रहा था, लेकिन ट्रक वाले ने शराब पी रखी थी, इसलिए उसने लड़के को कुचल दिया। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर कौन है वह जिसे कोई मारकर चला गया। मेरी सास ने कहा कि तुम ऐसी हालत में हो, तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरी बात मान ली। हम भी भीड़ की तरफ चल दिए देखने की आखिर वह कौन लड़का है जो कि अब इस हादसे का शिकार हो गया। मैंने भीड़ में से आगे जाकर देखा तो मुझे बाइक कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने देखा कि अरे यह तो राहुल की बाइक है, ये कैसे टूटी फूटी हुई पड़ी हुई है। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी यह तो राहुल की बाइक लग रही है। मेरी सास ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तू ऐसे बातें कर रही है। बाइक तो सबकी एक जैसी ही हो सकती है, तेरा दिमाग खराब है। खबरदार जो तूने ऐसी बात बोली। थोड़ा सा जब हम भीड़ को ढकेलते हुए आगे पहुँचे तो हमने देखा कि राहुल तो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। वह इतना लहूलुहान हो गया था कि जगह जगह से खून निकल रहा था। मैं और मेरी सास पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए उससे लिपट गए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। मैंने और मेरी सास का राहुल का एक्सीडेंट देखकर होश उड़ गए थे। हम तो दोनों बदहवास हो गए थे, हमें कोई भी होश ही नहीं था। मैं तो कई बार बेहोश भी हो गई। राहुल अपने वादे के मुताबिक मुझसे मिलने आ रहे थे, लेकिन जिस हालत में अब वह मेरे सामने थे उस हालत में तो उन्होंने मेरे पास आने का कोई वादा नहीं किया था। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वह मुझे लेने आएंगे, लेकिन वह तो मुझे हमेशा के लिए ही छोड़कर जा चुके। अब मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी और कौन कौन मुझे पूरी ज़िंदगी प्यार करेगा। मेरा राहुल मुझे छोड़कर जा चुका था।
मेरी सास का भी रो रो कर बुरा हाल था। मेरी सास भी पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, क्योंकि उनका बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। और मेरा पति, हम दोनों सड़क पर राहुल से लिपट कर रो रहे थे और उसे गले लगाकर उसे वापस बुला रहे थे। लेकिन आज तक जाने वाला कोई वापस नहीं आया है और ना ही कोई वापस आएगा। यही दुनिया का सत्य है। रोते रोते मैं बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में ही मेरे और मेरी सास को कुछ लोग हमारे घर ले गए। राहुल को पुलिस वाले पंचनामा के लिए ले गए और हम लोग घर आ गए। मैं और मेरी सास दोनों ही बदहवास थे, हमें कोई होश ही नहीं था। जब हम घर आए तो मेरे ससुर जी और मेरी दोनों नंदों ने हमें पकड़ा और पूछने लगी कि माँ क्या हो गया, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? भाभी क्या हुआ, क्या बात है, आप तो हॉस्पिटल गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया, आप दोनों इतना क्यों रो रहे हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तभी मेरी सास ने अपने पति को यानी मेरे ससुर जी का गिरेबान पकड़ते हुए कहा कि हमारा बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब हमारा राहुल कभी वापस नहीं आएगा। मेरे ससुर यह सुनते ही बहुत ही दुखी हो गए और रोने लगे। उन्हें एकदम से ये बहुत गहरा सदमा लग गया, जिसकी वजह से वे एकदम बेजान हो गए। मेरी नंदे वह भी बेचारी बस रोए जा रही थी और पूछ रही थी, मम्मी भैया को क्या हुआ, भैया कहाँ गया, मम्मी हमें कुछ तो बताओ। मेरी सास और मैं कुछ नहीं बोल पाए। बस हम तो ऐसे थे जैसे कि हम में कोई जान ही ना हो, बस धड़कन चल रही हो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो मेरी आंखों ने देखा है क्या वह सच था। कुछ देर बाद पुलिस वाले राहुल की बॉडी को लेकर हमारे घर आ गए। यह सब देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, सब रिश्तेदार भी आ गए और मेरे माँ बाप भी आ गए। राहुल को इस दुनिया से विदा किया गया। सब लोग मुझे और मेरी सास को संभालने में लगे हुए थे और कई लोग मेरी नंदों को भी चुप करा रहे थे। मेरी सास रो रो कर कह रही थी कि इस घर का करता धरता एकलौता राहुल ही था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह अपनी छाती और सर पीट पीट कर रोए जा रही थी। मैं कुछ भी सोचने समझने की ताकत में नहीं थी। शाम के टाइम मेरी सास मेरे पास पानी और कुछ नाश्ता लेकर आई और कहा, बहू तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा ले, आखिर इसमें नन्ही सी जान का क्या दोष। वह तो जानता भी नहीं कि उसके आने से पहले ही उसका बाप उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। हाय रे किस्मत, कैसा खेल दिखाती है। राहुल यह जानकर बहुत खुश था कि वह बाप बनने वाला है और उसके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अब वह अपने बच्चों को देखे बिना ही इस दुनिया से जा चुका है। राहुल के पापा कहने लगे कि भगवान, अगर तुम्हें किसी को उठाना ही था तो मुझे उठा लेते। मैंने अपनी ज़िंदगी में अब बहुत कुछ देख लिया था, मगर उन नन्हे से बच्चे ने अभी क्या देखा था। और उसने तो अपना बेटा तक, अपना बच्चा तक नहीं देखा था। कम से कम उसे इतना जीवन तो दिया होता कि वह अपना बच्चा तो देख ही लेता। पूरे घर का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ लोग तो कह रहे थे कि बहू ही मनूस है, बहू के पैर ऐसे पड़े कि बेटे को खा गई। कुछ लोग और न जाने कैसे कैसे कानाफूसी कर रहे थे। मैं और मेरी सास दोनों ही सब चुपचाप सुन रहे थे। मेरी सास ने तो कुछ भी बोलना ही बंद कर दिया था और मैं तो एक पत्थर की बेजान सी मूर्ति बन गई थी। मेरे घर वालों ने कहा कि कुछ दिन के लिए सलोनी को हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए,
इसको थोड़े दिन अगर हमारे यहाँ रहेगी तो हो सकता है इसको थोड़ा सही लगे। मेरी सास ने कहा, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, अगर वह आपके साथ जाना चाहती है तो मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन मैंने अपने माँ बाप को मना कर दिया क्योंकि यह दुख मेरे परिवार का था और मेरे साथ साथ सबका था। सबके लिए ही राहुल कुछ न कुछ था। वह अपने माँ बाप का बेटा, बहनों का भाई और मेरा पति था। इसलिए हम सबका दुख बराबर का था और हमें इसको मिलकर ही बांटना था। राहुल की 13वीं के बाद मेरे माँ बाप भी अपने घर चले गए। अब मेरे सास ससुर, मेरी ननद और बस मैं और मेरे पेट में पल रहा छोटा सा बच्चा, बस हम ही लोग घर में रह गए थे। सास ससुर सुबह शाम बस आंसू बहाते रहते और मैं भी बस आंसू बहाती रहती। देखते ही देखते 5 महीने गुजर गए और मेरे पेट में बच्चे की कुछ हलचल होने लगी। हलचल को जब मैंने पहली बार महसूस किया, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस बच्चे के लिए खुश हूँ या दुखी, क्योंकि मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप को खो चुका था और एक बिन बाप का बच्चा था। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वह मुझे और मेरे बच्चे के लिए जो भी ज़रूरी होता वह सब करती। मेरी नंदे भी मुझे कुछ न कहती, बस चुपचाप अपने कमरे में रहती और पढ़ाई करती रहती थी। राहुल के पापा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए पेंशन के पैसों से घर किसी तरीके से चल जाता। मेरी नंदों ने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और एक नंद ने मेरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी तनख्वाह से घर चलता था। मेरी सास ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया था क्योंकि मेरे पति के जाने के दुख में वैसे ही मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी और बच्चे के लिए मेरे शरीर में ताकत की ज़रूरत थी। इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था और कहा था कि जितना हो सके उतना आराम करो। मेरी सास ने मेरी नौकरी छुड़वा दी थी। अब घर में सिर्फ मेरे ससुर जी की पेंशन और मेरी नंदों की तनख्वाह से ही घर की गाड़ी चल रही थी। अब पहले जैसा कुछ भी ना था। वह हंसी टटोली और ना ही वह तीज त्योहार, क्योंकि राहुल के साथ सब रंग फीके हो चुके थे और सब रंग राहुल के साथ ही चले गए थे। मेरी जिंदगी एक वीरान सी होके रह गई थी जिसमें कोई रंग ना था। इस बीच में मेरे माँ बाप कई बार मुझसे मिलने आए और उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि बेटी कुछ दिन हमारे साथ चलो और वहीं हमारे घर पर रहना। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतने बड़े दुख में मैं राहुल के घर वालों का साथ छोड़ दूं और उन्हें अकेला कर दूं। मैंने अपने माँ बाप को मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं बस यहीं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में ही सिमटी रहती। मेरी सास ने मुझे कह दिया था कि बहू, तुम्हें घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपने कमरे में ही आराम करना, मैं तुम्हारा खाना भी वहीं भिजवा दिया करूँगी। मैं भी अपनी सास का विरोध नहीं किया करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो वैसे ही अपना बेटा खो चुकी हैं, इसलिए वह अपने पोते के प्रति कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदार हो गई हैं। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और वह दिन आ गया जब मेरे लेबर पेन शुरू हो गए। मैंने अपनी सास को आवाज़ लगाई, माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। मैं बार बार उस दर्द में अपने पति को बुला रही थी, जिसे याद कर कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं बार बार अपने पति राहुल को याद कर रही थी और भगवान को कोस रही थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर भगवान को मेरे साथ यह सब कर कर क्या मिल गया। मेरी सास ने मुझे कहा
कि बहू कोई बात नहीं, मेरा बेटा ना हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम धीरज धरो, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी सास ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मुझे अस्पताल ले गई। अस्पताल ले जाने के बाद मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ने एक सुंदर सा बेटा मेरी गोद में देते हुए कहा कि मुबारक हो, आप माँ बन गई। मैं हर एक दुख, हर एक तकलीफ़ भूल चुकी थी। मुझे किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ़ की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। मैं एक माँ बन गई थी और आज मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक संपूर्ण औरत बन गई हूँ। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी गोद में अपने बच्चे को लिया। वह बिल्कुल राहुल के जैसा दिख रहा था। मेरी सास ने कहा, मेरा बेटा वापस आ गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वह खुशी के मारे बार बार उस बच्चे को चूम रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा राहुल वापस आ गया, मेरा राहुल वापस आ गया। राहुल के जाने के बाद आज पहली बार हमारे घर में किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आई थी, होठों पर हंसी खिली थी। आज का दिन बहुत मुबारक दिन था क्योंकि आज हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया था। सभी लोग बार बार छोटे से बच्चे की बलाए ले रहे थे। उसकी बुआ उसे बार बार गोदी में लेकर चूम रही थी और उसके दादा दादी भी बार बार अपने पोते को गोद में लेकर खुशी के आंसू छलका दे रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मैं आज माँ बन गई थी। इस घड़ी पर राहुल मेरे साथ होते तो आज वह कितना खुश होते। राहुल हमेशा ही कहते थे कि देखना मेरा बेटा ही होगा, मुझे पहले बेटा ही होगा। मुझे पता है, मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, मुझे तो बेटी ही चाहिए, लेकिन राहुल बोलते थे नहीं, बेटी बाद में होगी, लेकिन पहले हमारा बेटा ही आएगा जो मेरा सहारा बनेगा। उसे मैं अपने कंधे पर बिठाकर घुमाने लेकर जाऊंगा, अपनी बाइक पर बिठाकर घुमाने लेकर जाया करूंगा और न जाने क्या क्या सपने उसने सजाए थे जो कि उसके पूरे ना हो सके। मैं आंसू बहाए जा रही थी। तभी मेरी सास ने कहा कि बहू मत रो, जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब जो तुम्हारे पास है उसके बारे में सोचो और उसके लिए जियो। जिंदगी में तुम्हें भगवान ने नई जिम्मेदारी दी है। तुम अपनी जिम्मेदारी के लिए मजबूत बनो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। तो तुम इस बच्चे के लिए जियो और इसे इस लायक बनाओ कि लोग इस पर गर्व करें। अपनी सास की बात सुनकर मैंने सोचा कि मेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। अब मेरे ऊपर राहुल के बच्चे की जिम्मेदारी थी और अब मैं अकेली नहीं थी। मुझ पर पूरे परिवार के साथ साथ एक छोटे से बच्चे की भी जिम्मेदारी थी। हम लोग घर गए, सभी ने राहुल के बच्चे को बहुत प्यार किया। मेरे माँ बाप भी खुशी के मारे नाचने लगे और बोले, अरे हम तो नाना नानी बन गए। सभी लोगों को राहुल के चले जाने का दुख था, लेकिन नन्हे मेहमान के आने की खुशी भी थी। समय बीतता गया। अब मेरा बेटा 1 साल का हो गया और उसका नाम नैतिक रखा गया। वह ठीक बिल्कुल अपने पापा राहुल पर ही गया था। कोई भी देखकर बता देता कि यह तो बिल्कुल अपने पापा जैसा है। अब नैतिक 1 साल का हो गया था। कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा घर आए और उन्होंने कहा कि सलोनी, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, और अगर तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हो तो अपने पास रख सकती हो, और अगर तुम चाहो तो इसे अपनी सास को दे सकती हो। इसलिए यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है या इसी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। मैंने अपने माँ बाप से साफ साफ कह दिया कि मैं कोई भी दूसरी शादी नहीं करने वाली। मैं सिर्फ राहुल की हूँ और सारी ज़िंदगी राहुल की ही रहूँगी, और इस घर के लिए जो भी मेरी जिम्मेदारी है मैं खुद ही निभाऊंगी। मेरी बात सुनकर
मेरे माँ बाप चले गए और कुछ दिनों के बाद मैंने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और घर की भागदौड़ मैंने अपने हाथों में ले ली। मैंने अपनी दोनों नंदों को खूब पढ़ाया लिखाया और उन्हें इस लायक बनाया कि वह अपने जीवन में सफल बन गई। एक नंद की मेरी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई और एक नंद मेरी सरकारी हॉस्पिटल में नर्स बन गई थी। मेरी दोनों ही नंदे अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और अब इस लायक भी हो गई थी कि उनकी शादी कर दी जाए। मैंने दोनों ही नंदों की लिए बहुत ही अच्छे घरों के लड़के ढूंढे और उन दोनों की शादी करवा दी। अब मैंने राहुल की उस घर में जगह ले ली थी। अब राहुल के सब काम मैं ही करती। जो भी काम पहले राहुल किया करते थे, घर का राशन पानी, बिजली का बिल और घर का हर छोटा बड़ा काम राहुल की जगह मैं ही किया करती। मेरी सास तो कहती कि मेरी बहू नहीं, मेरा तो बेटा है और वह मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी नंद भी मुझे बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा अपने ससुराल से आया करती थी और मेरे पास रहा करती थी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे को लेने कई बार आते थे। मैं और नैतिक कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहने के लिए कभी कभार चले भी जाते थे, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर थी, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं जाया नहीं करती थी और अपने घर की ही जिम्मेदारियों में ही लगी रहती थी। मेरे ससुर जी अब थोड़े बीमार रहने लगे थे। उनकी भी दवाइयाँ और सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। उनका इलाज करवाने समय पर अस्पताल ले जाती और घर की हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती। मेरे सास ससुर इसमें मेरा पूरा साथ देते। मैं जब ऑफिस में होती तो वह नैतिक की पूरी देखभाल बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करते। वे उसको बहुत अच्छे संस्कार दे रहे थे। वे उसे सिखाते कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। वह हर छोटी बड़ी बात मेरे नैतिक को समझाते और उससे अपने सर आंखों पर रखते, उसे बहुत प्यार देते। आखिर उसके दादा दादी हैं, उस पर जान निछावर करते हैं तो उसे प्यार तो करेंगे ही। राहुल की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। फिर भी मैं हर कोशिश करती कि मेरे सास ससुर की हर एक ज़रूरत को मैं पूरा कर सकूं और उन्हें वैसा ही जीवन जीने दूं जैसा कि उनका बेटा चाहता था, और मैं उनकी सेवा में ही लगी रहती। मैं अपनी सास ससुर से बहुत प्यार किया करती थी क्योंकि मैंने उन्हें कभी अपने सास ससुर समझा ही नहीं। हमेशा उन्हें माँ बाप की तरह ही प्यार किया और यह नहीं कि मैंने अपने मायके की जिम्मेदारी ना निभाई हो। मैंने अपने मायके की भी सारी जिम्मेदारी निभाई। मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत हुई तब मैं अपने माँ बाप के साथ खड़ी रही और उनके हर एक दुख तकलीफ और परेशानी में उनका साथ दिया। देखते ही देखते नैतिक अब 22 साल का हो गया था और उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया था और उसने यूपीएससी में अपने लिए एक बहुत अच्छी रैंक हासिल कर ली थी। अब उसका नाम पूरे देश में हुआ क्योंकि उसने पूरे देश में टॉप किया था, इसलिए नैतिक को एक बहुत बड़े पद पर नौकरी प्राप्त हुई। सरकार ने नैतिक को रहने के लिए एक बहुत बड़ा बंगला दिया और गाड़ी, नौकर चाकर सब दिए। जब नैतिक ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया तो उसने सबसे पहले अपने दादा दादी के पैर छुए और उनका धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने मेरा धन्यवाद दिया। उसने कहा कि माँ, मैंने पापा को कभी नहीं देखा, लेकिन अगर आप पापा के जाने के बाद टूट जाती तो शायद आज मैं इस मुकाम को कभी हासिल न कर पाता। लेकिन आपने मेरा सच्चा मार्गदर्शक बनकर मेरा साथ दिया और मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आज आपकी ही वजह से देश में मेरा इतना नाम है। मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। पिता की कमी जब भी हुई तब माँ, आप मुझे हर मोड़ पर खड़ी मिली और हर मोड़ पर मैंने आपको ही पिता के रूप में पाया। माँ, मेरे लिए तो पिता और माता आप ही हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर नैतिक
मेरे गले लग गया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने पति की जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब नैतिक की शादी के लिए लड़कियों के रिश्ते आने लगे। लड़कियां भी बहुत अच्छे घराने से थी और बहुत अच्छे पद पर नौकरी कर रही थी। इसलिए उनमें से एक लड़की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे मैंने अपने बेटे नैतिक की शादी कर दी। और मैं और मेरे सास ससुर, मेरा बेटा बहू, हम सब एक ही घर में बहुत ही प्यार और सुकून से ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।